अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम मुबशर लुकमान साहब करते हैं, वो निजी मसरूफियात की वजह से इस वक्त इंग्लैंड में है, वो वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे, वहाँ से प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मेमो स्कैंडल केस की समाअत जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन तश्कील दिया है। ये मामला किस तरफ जाएगा, इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तज्जिया निगार है हमारे साथ सलमान गनी साहब, और माहिर कानून हैं कामरान शेख साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब। मुबशर लुकमान साहब से बात का आगाज करते हैं। मुबशर साहब, मेमो स्कैंडल की समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई, कमीशन तश्कील दिया जा चुका, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप ये मामला? जी शाजिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया आज, और मैं नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि ये गो सिर्फ कमीशन तश्कील देने का फैसला है, लेकिन ये इंतहाई तारीख साज फैसला है इस मुल्क में। और सडनली दो चीजें बड़ी साबित हो गई हैं कि हमारे मुल्क में अगर कोई एक अदारा खुद मुख्तार और आज़ाद है तो इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट है, और अगर किसी को किसी किस्म का इंसाफ चाहिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही इस वक्त मिल सकता है। ये दो बातें तो तय पा गई। दूसरी बात यह है कि कमीशन के जो तश्कील दी गई है उसके ऊपर अब मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी, क्योंकि पहले भी वो इस कमीशन के सरबराह के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का यानी इजहार कर चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई शख्स भी कानून से बालातर नहीं है, और बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी जो हमने मजाक बना लिया हुआ है अपने मुल्क में खुद अपना और बाहर की दुनिया में भी, वो इस फैसले से बहुत हद तक हमें वो रिस्टोर होने में मदद मिलेगी। यानी मुझे ये नहीं पता कि हुसैन हक्कानी ने जुर्म किया है या नहीं किया, लेकिन मैं दो बातें जानता हूँ कि वाटरगेट स्कैंडल में जब रिचर्ड निक्सन का नाम आया था बतौर प्रेसिडेंट, और वाशिंगटन पोस्ट के दो सहाफियों ने उनके उस स्कैंडल को बेनकाब किया था, तो रिचर्ड निक्सन ने यह कहा था कि कौन सा ऐसा सदर है जिसने ये काम नहीं किए जो मैंने किए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल किए होंगे, अदालत ने उसको कहा बिल्कुल किए होंगे, लेकिन तुम पकड़े गए हो भी, और जो पकड़ा जाता है फिर उससे ही शुरुआत होती है। यहाँ पे मैंने दो बातें पहले मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से आगाज करना चाहूंगा सवाल करके। सिद्दीक साहब, बात यह है कि एक तो हमें ये बताया जाता है कि आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की इम्पीचमेंट से बालातर है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं आइन में जिनका एक एविडेंस तो आपके सामने है और हमारे सामने भी है कि अगर सदर के ऊपर कोई ये सर्टिफिकेट आ जाए कि वो बीमार है और अपने काम सही तरह नहीं कर सकते, जैसा उनके लॉयर ने स्विस केसेस में वो एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था कि उनकी जहनी तौर पे तबीयत ठीक नहीं है और वो वहाँ पे अपीयर नहीं हो सकते, और दूसरा अगर कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसी चीज लिंक हो जिससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो, तो क्या उस सूरत में भी उनको इम्पीच किया जा सकता है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुसैन हक्कानी जो ये कर रहे हैं, जो उन्होंने किया या जो उनसे मंसूब की जा रही है बात, कानून के मुताबिक उसकी सजा क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब, आप मुल्क से बाहर बैठे हुए भी माशाल्लाह मुल्की मफादात के हवाले से बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और आपकी ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि अब पाकिस्तान में इस फैसले से साबित हो गया कि कोई कानून से बालातर नहीं है। और एक जुमला और कहूँगा कि क्या अजीब बात है कि अगर हम आइन पर अमल करें, हम जमहूरियत के मुताबिक चलें, अकाउंटेबिलिटी करें, तो दुनिया में भी इज्जत, यानी फायदा भी हमारा, दुनिया में भी इज्जत, और अगर हम ये काम न करें, रुसवाई हमारी, जिल्लत नुकसान हमारा और दुनिया में रुसवाई। तो अब इस चीज को जो है खत्म होना होगा और इंशाल्लाह खत्म होगी। रह गई ये बात जो आपने फरमाया है, दो चीजें कि इम्पीचमेंट और इम्यूनिटी, क्या सदर मुमलिकत किसी भी मुल्क का हो, दुनिया के नज़ायर उठाने पड़ेंगे कि अगर कहीं इम्यूनिटी हासिल भी, क्या ऐसे क्रिमिनल केसेस में जिनमें ये अगर साबित हो गया कि सदर मुमलिकत की तरफ से ये लिखा गया है मेमो, तो क्या उन्हें फिर भी ये इम्यूनिटी हासिल होगी? नहीं, मैं समझता हूं मेरे नुक्ता नजर में नहीं। अगरचे बज़ाहिर आइन खामोश है, लेकिन आइन की स्पिरिट किसी उस आदमी को ना हो अपना आसिफ जरदारी, कोई और हो, लेकिन अगर एक गद्दार आदमी ईवान सदर के दीवारों में जाके छुपा हो भी हो तो उसे निकाल के बाहर लाना होगा, सबूत के बाद, साबित हो जाने के बाद। इसमें कोई इम्यूनिटी रह गए हुसैन हक्कानी साहब, तो हुसैन हक्कानी को क्या इम्यूनिटी हासिल है?
हुसैन हक्कानी का मैं अब ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं जाता कि क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बातें अब चूंकि हम गए ही, हमने अपने तौर पर छोड़ दिया है कि चलो आप हमारी बात ना मानो, उसकी बात ना मानो। हम तो जब पार्लियामेंट को अपना आप किरदार अदा नहीं करने दे रहे, तो फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंस है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है इंसाफ देने का, हम उसके पास चले गए। सवाल करना चाहूंगी मैं शर्मिला साहिबा से सवाल करने से पहले मैं सलमान गनी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहरहाल वो एक सीनियर सहाफी हैं, हमसे भी सीनियर है। सलमान साहब, मैंने ये पूछना है कि कल रात को मेरी यहाँ पे चंद सहाफियों से लंदन में बात हुई, जिनमें से एक जो है वो कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल टाइम्स के, और उनका ये कहना है कि जी हमारी स्टोरी हर तरीके से सही है और आपके एम्बेसडर जो हैं उन्होंने आपके खिलाफ ये मेमो लिखवाया है। अगर आपकी हुकूमत में कोई एथिक्स होते या कोई उनमें कोई सेविंग ग्रेस होती तो वो हम पे केस करके देख लें। क्या कहेंगे मुबशर साहब? देखें, बात यह है कि ये अब मामला तो है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, जिनका ये कहना था कि हम सिस्टम को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे, हम हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होनी चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों किया? और सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखे, सुप्रीम कोर्ट कोई तहकीकाती अदारा नहीं है जी। हर मामला हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं और मुझे तो कुछ और खतरा नजर आ रहा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मेमो स्कैंडल का मामला जो है आज ये एक बड़ा हसास मामला है। इसके कौमी सलामती के हवाले से अपनी कुछ असरात हैं और आज बैरूनी महाज पे भी पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और अंदरूनी तौर पे भी ये मेमो स्कैंडल के जो मामलात हैं इसके असरात पाकिस्तान में हर हवाले से महसूस किए जा रहे हैं। इसका मतलब नाकाम हो चुका है। पार्लियामेंट के हवाले से आज नवाज शरीफ ने, मैंने एक कथा कलामी करनी है सलमान साहब। बात यह है कि एक बात जरा सोचें कि मियां नवाज शरीफ ना रुकने पार्लियामेंट है और ना ही किसी और ओहदे पे फाइज हैं। अगर वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, वो अपनी हैसियत में गए हैं, जाती हैसियत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये तो उनका हक है। और अगर आपकी पार्लियामेंट 45% जाली वोटों के साथ वहां पे अफराद बैठे हैं तो उनके कमीशन पे या उनके भाई, मैं एक बात सिर्फ आपकी इस बार रह जाएगा। हाँ, देखिए, आप जब ये बात कर रहे हैं, मैं भी ये, वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात के सरबराह हैं, वो पार्लियामेंट की बात करते रहे हैं, वो सिस्टम की बात करते रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मतलब सलमान साहब सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा है। शर्मिला फारूकी साहब, अगर पार्लियामेंट ये मसला हल करती तो शायद मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना रहती। को तहकीकात करवानी चाहिए थी। देखिए मेरी बात, बहुत सारी बातें हो गई हैं। नहीं लुकमान, इसमें जो अहम सवाल है शर्मिला फारूकी साहब, वो ये है कि ऐसी सूरत में रजा रब्बानी की सरबराही में जो कमीशन की तश्कील पाई गई है उसकी क्या हैसियत रह जाती है और उसकी ये तहकीकात पे कौन यकीन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आईनी कमेटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन जाहिर की। बहुत सारे सवालात हो गए और उनके जवाब देना मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं ही यहाँ पर वाहिद एक हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी गुफ्तगू अभी हुई है, लुकमान ने जो की है या सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो की है, देखिए हमने तो फैसला कर लिया ना कि ये मेमो जो है ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है लिखवाया है। हमने ये फैसला कर लिया कि जी ऐवान सदर के अंदर एक गद्दार बैठा है। जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, अब ये आप माइंडसेट, ये मेंटालिटी आप देखिए। और आपने ये भी फैसला कर लिया है आपने कि जी उसको इम्पीच होना चाहिए। देखिए, अगर फैसला हो चुका है और अगर आपने किसी और चीज की गुंजाइश नहीं छोड़ी है तो ना आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, ना आप वेट अ मिनट शाजिया, ना आपको किसी तहकीकात के लिए इल्तिजा करनी चाहिए थी। आप सीधा सीधा पार्लियामेंट में जाइए, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, लाइए अपने साथ इत्तेहादी लाइए और इम्पीच करें प्रेसिडेंट को ऑन वट एवर ग्राउंड यू थिंक ही कैन बी इम्पीच। दूसरी बात यह है, गनी साहब ने बिल्कुल सही बात बोली। जब आप पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, जब आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर आप पार्लियामेंट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप एक ऑलरेडी एक कमेटी बन चुकी है, रजा रब्बानी साहब के कैरेक्टर की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन वो कमेटी 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया। ये लोग तो एक हफ्ता हो गया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हफ्ता तो हुआ ना सुप्रीम कोर्ट गए। अगर आप लोग पहले तहकीकात का हुक्म दे देते, सुप्रीम कोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कि मैंने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात नहीं की, नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब की बात, देखिए मुझे जवाब तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने फैसला आज दिया है, सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह जो भी केस नवाज लीग लगाती है वो फौरन हियरिंग के लिए आ जाता है, और आज तो बकायदा फैसला तक आ गया। मुबशर मुझे 2 सेकंड दीजिए, आज तो बकायदा फैसला आ गया ना कि कमीशन भी बन गया, उसका कमीशन जो हेड करेगा उसका नाम भी आ गया तारिक खोसा का। उस हेड को तो आप मानते हैं, उस हेड को तो आप मानते हैं, आपने पहले भी इनकार कर दिया था इनकी जो भी था NICL केस में। देखिए आप मानेंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत का काम है, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो जिसको चाहे लगाए, या तो हुकूमत फिर सुप्रीम कोर्ट चला ले या फिर हुकूमत को चलाने दे। देखिए ना, दो पैरेलल गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती हैं। लेजिस्लेशन को समझते हैं, कानून को और आइन को समझते हैं। कामरान शेख साहब, वेलकम टू खरी बात। मैंने आपसे जो सवाल पूछना है, आपने सुना होगा भी शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो बात की, इन्होंने टोटल ओनर्स जो है अपनी बात से डाला है हुसैन हक्कानी की तरफ, यानी इनका मतलब है कि सदर जो है वो उसमें जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक ऐसे शख्स पे जिसके ऊपर सिद्दीकुल फारूक भी चुप हो गए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताने में, जबकि हमें सबको पता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, डूबियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब उसको आप अपॉइंट करते हैं तो क्या आप उसमें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मुलविस नहीं है? देखें, उनकी जो तकर्री है वो हुकूमत का हक था और हुकूमत पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है। उनकी तकर्री तो इस वक्त आपने चैलेंज नहीं की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो इशू है वो तो मीमू का इशू है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उस मीमू के इशू पे जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को देखते हैं कि कैसे चल रही है। असल में कामरान शेख साहब, हम तो जाते हैं एविडेंस से, हमारे पास तो प्रूफ नहीं है, लेकिन एविडेंस जो है जिस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे थे तो हमें लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। एक बात आपने जो कही है, खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, प्रेसिडेंट साहब को बरी कर दिया था, उन्होंने कहा था कि इनकी तकर्री प्राइम मिनिस्टर ने किया, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की तरफ उन्होंने रुख मोड़ दिया था। देखिए एक और चीज मुबशर, मैंने बिल्कुल ये बात इम्प्लाई नहीं की कि जी मेमो जो है वो सही है गलत है और हुसैन हक्कानी पे मैंने ओनस डाला है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए। 100 बिस्मिल्लाह, अगर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करना चाहती है तो वो भी कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने एक सवाल यहाँ पे बड़ा जरूरी सवाल जो सिद्दीकुल फारूक साहब को मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ और उनको शामिल करना चाह रहा हूँ। फैसला कर लिया कि मेमो सही है, हुसैन हक्कानी ने लिखवाया है और सदर के कहने पे लगाया। देखिए लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे अहम बात जो यहाँ पे हो रही है, मुझे आप प्लीज करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर मेरी बात सही ना हो तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करिएगा, मैं आई बी ग्रेटफुल। मुझे यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जबकि इस मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती के लिए कोई काम करना चाह रहा है और वो बिला तफरीक लोगों को अपने सामने पेश करके उनको बेगुनाह होने का या अपनी बेगुनाही का सबूत देने का मौका भी फराहम कर रहा है, तब भी हम उसके यानी बनाए हुए कमीशन के ऊपर उंगलियां उठा के एतराजात करा के हम इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। तो क्या हम इस मुल्क में सिस्टम को तोड़ना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो इसका मतलब है हमने फैसला नहीं दिया कि फलां आदमी ने लिखवाया है और फलां ने लिखा है। मैंने ये कहा था कि अगर आसिफ जरदारी साहब को छोड़ दें, कोई और भी हो और ये साबित हो जाए कि उसने ये 6 जो है पेशकशें की हैं एक दूसरे मुल्क को, तो साबित होने के बाद फिर वो सजावार होगा, वो उसको सजा मिलेगी। मैंने ये कहा है, मैंने कोई फैसला नहीं किया। दूसरी बात ये है, सिद्दीकुल फारूक साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक जुमला मैं कह लूं फिर ब्रेक पर चले। एक जुमला, दूसरी बात यह है जनाब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की बात है, जिस वक्त पार्लियामेंट को अपने हाथों से कोई बेवकूफ बना दे तो सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद आईनी इदारा है जो खुद मुख्तार है, जो गैर जानिबदार है, उसके पास जाने से सिस्टम मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। जी हाँ, इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा अहमद मुख्तार ने भी कहा था कि अगर इन तहकीकात का कुछ नतीजा ना निकलेगा तो मियां नवाज शरीफ अवाम को क्या जवाब देंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब से, जो ये कह रहे थे कि अगर इसका कुछ नतीजा निकला तो इसके बहुत जी आप कुछ बात मुकम्मल करना चाह रहे थे सिद्दीकुल फारूक साहब? मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बना दिया, कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल मैं रीफ्रेज कर लूं। बात ये हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है और कोई उसके फैसले को इम्प्लीमेंट करने से उसमें रोड़े अटकाता है, तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अपने ऊपर क्यों नहीं हम जिम्मेदारियां लेते हैं कि हमने उसके हर फैसले को मनवन मानना है? ये बिल्कुल ठीक है। आइन के मुताबिक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना हर स्टेट के हर जनाब ऑर्गन का फर्ज है। जो भी होगा मेरा और जो ये नहीं करेगा वो आइन की खिलाफवर्जी करेगा। बालादस्ती की बात कर रहे हैं। पिछला 3 साल में कई फैसले गवाए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और हुकूमत और हुकूमती अदारे जो है उस पर अमल दरामद से गुरेजा रहे हैं। आप क्या ये शर्मिला फारूकी साहिबा से करने वाला सवाल है सलमान साहब। चूंकि मुबशर साहब ने बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक मुतबर अदारा है, उसके फैसले की एक हतमी हैसियत है। आखिर क्या वजह है कि हमारी वो हुकूमत जो खुद अदलिया की आजादी के लिए, चीफ जस्टिस की बहाली के लिए सरगर्म रही है, वो फैसलों पे अमल दरामद से इनकार शर्मिला फारूकी साहबा से यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है सलमान गनी साहब, और मैं कामरान शेख साहब से एक सवाल तो मेरा बैठना बेकार है। इतनी सारी बातें हो रही हैं और मेरा मौकफ कोई सुनने को तैयार नहीं। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, आपने बात किया कि आइन के जो फैसले हैं, जो आइन में जो फैसले किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले करती है उस पे ऊपर अमल नहीं हो रहा। मुझे आप बता दीजिए कि कौन से बेशुमार फैसले हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने अमल नहीं किया। दूसरी चीज ये है, जब आप की तैनाती से ले लें जी, जिस तरह से आप लोगों ने रोडें अटकाई हैं, तमाम तहकीकात के ऊपर, उस पे कौन है उसको पता नहीं है। लिखने का बोला ये फैसला कर दें मेरे भाई कि क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाना या इंक्वायरी ऑफिसर लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम है या एग्जीक्यूटिव का काम है? ये इसका भी तो तयन कर देना, वो सुप्रीम कोर्ट कर दे। एक फैसला सादर कर दे कि जी सुप्रीम कोर्ट करेगी। दूसरी एनआरओ की आप बात करते हैं, एनआरओ में तमाम मुकदमात खुल गए, तमाम लोग मौजूद हैं, मिनिस्टर से लेके ऑफिसर से लेके तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कन्विक्टेड लोगों का हुकूमती एहसास और अहम मुद्दों पर रहने का कोई जवाब नहीं। एक सेकंड, और एक और चीज आप मुझे बताइए कि अगर पार्लियामान के फैसले, अगर उनकी रेजोल्यूशंस अगर नहीं मानी जा रही है तो उसकी एजिटेशन का फोरम भी अगेन पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप मेमो स्कैंडल की बात करते हैं, मेरे नजदीक जो नेटो का हमला है ये उससे बड़ा वाकया है। इसके आप देखें असरात पाकिस्तान की सलामती के हवाले से हैं। देखें, ये मामला हुसैन हक्कानी का नहीं, हुसैन हक्कानी तो फिर अमेरिका चले जाएंगे। यहाँ पर शर्मिला फारूकी ने रहना है, मैंने रहना है, मुबशर लुकमान ने रहना है, सलमान गनी साहब, यहाँ पे एक बड़ी जरूरी बात है, प्लीज आप इसकी स्पिरिट को समझने की कोशिश करें, और मैं कामरान शेख साहब को भी चाहूंगा मुझे अगर इजाजत दें तो मैं इस बात को एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप मेरी एक अर्ज सुन लें, क्या आज के फैसले में या कमीशन की तश्कील में और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि उन्होंने सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGI को भी तलब किया है, क्या इस बात से पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में बुलंद नहीं होता कि इस मुल्क में कोई अब आइन से बालातर नहीं होगा और तहकीकात आइन और कानून के मुताबिक होंगी? क्या सिर्फ ये फैसला इस हद तक हमारा मुल्की वकार बुलंद करने के लिए अहम माइलस्टोन नहीं साबित होगा? ये इससे यकीनन होगा, लेकिन ये बुनियादी तौर पे तो ये हमारी अपनी बका का मसला है, ये हमारा जाती मसला है पाकिस्तान का, और हमें अपने आइन और दस्तूर के साथ अपनी लॉयल्टी को हर वक्त हमाजहत उसको आगे रखना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए। लेकिन जो बात शर्मिला कर रही हैं वो बात कि जी इन्हें वापस पार्लियामेंट में जाना चाहिए अगर पार्लियामेंट फेल भी हो जाए। देखें, बुनियादी हकूक के मुतल्लिक जब भी मामलात होंगे, जब भी सलामती के मसले होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करना शायद आज मुनासिब नहीं है। तो जी सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछ लेते हैं, कौमी सलामती की जो कमेटी बनाई गई, वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ से तहकीकात करवाई जाए, तो क्या आप भी मेंबर हैं कौमी सलामती की कमेटी, क्या आपको इस पर एतमाद नहीं था? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट पर इल्जाम आ रहा है, हुकूमत के नुमाइंदों की वहां अक्सरियत है, और अगर अक्सरियत राय से वो को फैसला करेंगे तो समझा जाएगा कि ये अक्सरियत का फैसला है, लेकिन है हुकूमत पर इल्जाम आ रहा है, इसलिए हम उस पर एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्टेशन पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं या कोलिशन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टियों से और गवर्नमेंट से ही हिदायत लेनी है, जिस तरह का वो चाहेंगे वो फैसला आएगा। कौमी सलामती तक क्यों आई बात सुप्रीम कोर्ट तक? ये मामला मई का है, ये 10 मई का मामला है, और अब दिसंबर में हम पहुंच चुके हैं। एक अहम मामला था, हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर तहकीकात क्यों नहीं करवाई? अब वो 2 दिन पहले कह रहे हैं कि आपको तारीख हो सकती सरबराही में जब भी उन्होंने बनाया, वफाकी हुकूमत ने उनको मानने से इनकार किया। मैं कहता हूं हमने जब फैसले नहीं मानने तो जब फैसले नहीं मानने तो फिर कमेटी तश्कील देने का क्या फायदा? जी मुबशिर साहब, आप प्लीज एक सेकंड जरा मुझे सवाल पूछना है सिद्दीकुल फारूक साहब से। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक टीवी के प्रोग्राम में मियां नवाज शरीफ साहब पे ये इल्जाम लगाया गया था
کہ اگر وہ سپریم کورٹ جائیں گے، یہ ان کے جانے سے 2 دن پہلے کا پروگرام ہے، اور کہ اگر وہ جائیں گے تو کیونکہ ایویڈنس کی نوعیت وہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں صرف حسین حقانی جو ہے باعزت بری ہو جائیں گے، اور یہ ساری گیم اس کے لیے ہے. تو اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں. مبشر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ لیگل کوسچن ہے. پہلے بات کریں. میں یہ عرض کروں گا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمبولیکلی نواز شریف صاحب جو دوسری بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، تجربہ کار ہیں، وہ خود جب سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو ایک تو اس کیس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ میں آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ رہ گیا ہے، اور وہ دوسری دفعہ گئے ہیں سپریم کہ جناب وہ اگر کورٹ سپریم کورٹ جائیں گے تو فلاں کو بچائیں گے. دیکھیے میرا خیال ہے ہمیں عدالتیں نہیں لگانی چاہیے. جنہوں نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے اپنے طور پر عدالت لگانے کی کوشش کی ہے. کیا کہنا چاہ رہے تھے جناب؟ یہ دوسری دفعہ گئے ہیں، پہلی دفعہ کنٹیمپٹ میں طلب کیا تھا سجاد علی شاہ صاحب نے، اور دوسری دفعہ سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب خود پٹیشن لے کے گئے ہیں ذاتی طور پر. اس کے علاوہ ویسے پٹیشنز جاتی رہی. لیکن جو اصل بات آپ کا سوال ہے ایویڈنس کے متعلق کہ جی وہ انکوائری کے دوران جو ایویڈنس کلیکٹ ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے. انکوائری کے مطابق آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن جو ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے وہ دوسری پروسیڈنگز میں استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کی حیثیت کو جب تک کوئی چیلنج نہ کرے تب تک اس کی حیثیت حتمی سمجھی جاتی ہے. اور چیلنج بھی ایک مطلب اس کی بیانات کی وقت یہ ہوتی ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے سب سے پہلی دفعہ ریکارڈ کروایا ہے وہ بعد میں اگر آپ چیلنج بھی کریں اس میں کانٹراڈکشن بھی ہوں تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ایرود ہوتی ہے. غنی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مبشر صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. مبشر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں سلمان غنی صاحب آپ کو میں توجہ جو ہے ایک اور واقعے پہ دلانا چاہ رہا ہوں جو کہ انتہائی اندوناک اور غمناک واقعہ ہے، اور پوری قوم اس پہ سراپا احتجاج ہے. وہ نیٹو فورسز کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے جس میں ہمارے جوان اور افسر شہید بھی ہوئے. اب اگر آپ اس واقعے کو بھی لیتے ہیں تو حکومت کی طرف سے صرف ایک مذمتی بیان جاری ہوا اور کہا گیا کہ جی ہم بون کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے جو افغانستان کے لحاظ سے ہو رہی ہے. لیکن ہم نے کوئی اس میں یعنی جو قاتل ہیں جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے اس وقت فائر آرمز کو چلایا، ان کی طلبی کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں حکومت کی طرف سے کوئی نہیں گیا، اور نہ ان کا کوئی جانے کا ارادہ لگ رہا ہے. اب میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3 سال کے اندر، 2.5 سال کے اندر کہ کورٹ کوئی فیصلہ کرنے لگتی ہے یا کوئی عملی اقدام اٹھانے لگتی ہے تو اس وقت ایک حکومتی کمیشن کی تشکیل دے دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اس کو زیادہ احسن طریقے سے کرے گی، یہ کورٹ کا کام نہیں ہے. ایسی صورت میں حکومت کے بنائے ہوئے کمیشنز پہ ہمیں کتنا اعتبار ہے؟ جی مبشر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی لیے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ نیٹو کا حملہ یہ اس سے بڑا واقعہ ہے. دیکھیں یہ اس واقعے کے اثرات یہ ہر حوالے سے حساس ہے، یہ قومی سلامتی کے حوالے سے اہم ہے. یہ دونوں معاملات وہاں منسلک ہیں آپس میں. دیکھیں بیرونی طور پہ بھی ہمارے گرد حصار کھینچا جا رہا ہے اور اندرونی طور پہ بھی ہم ایک بحران سے دوچار ہیں. بات تحقیقات کی ہو رہی تھی. بات یہ کہ اگر حکومت نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہوتا تو آج نوبت سپریم کورٹ تک نہ آتی. اور اس کے بعد میرے پاس تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں بطور ایک پاکستانی کے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کہے گی اس پر عمل درآمد ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہم ایک بڑے بحران سے دوچار ہونے جا رہے ہیں، اور حکومت اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ قومی سلامتی کی کمیٹی فیصلہ کرے گی. دیکھیں فیصلہ اگر قومی سلامتی کی کمیٹی نے کرنا ہوتا تو یہ 6 ماہ کیسے گزر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ حسین حقانی کے حوالے سے آج ایک ریزرویشن آئی ہے جو سماعت کے دوران کہا گیا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حسین حقانی صاحب بہت بڑے پاکستانی ہوں گے، ان کا ماضی بھی سب کے سامنے ہے، پاکستان میں سیاسی انتشار میں بھی ان کا ایک رول رہا ہے دونوں بڑی پارٹیز کے درمیان، لہٰذا انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا. میں سمجھتا ہوں اگر اس کی تحقیقات نہ کروائی گئی، اصل ذمہ داران تک ہم نہ پہنچے تو پاکستان کی سلامتی کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا رہے گا. پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ جب فیصلے کرنے لگتی ہے تبھی آپ لوگوں کی جانب سے نواز شریف صاحب نے ایک اچھی بات کی، انہوں نے صدر زرداری پہ براہ راست الزام نہیں لگایا. شرمیلا فاروقی صاحبہ ایک سوال ہے میرا بڑا چھوٹا سا سوال، پہلے جتنے سارے سوال اٹھے ان کے جواب تو دینے دیں. جی میری ایک عرض سن لیں. سپریم کورٹ کے قائم کردہ کمیشن کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گی، کیا پیپلز پارٹی کی حکومت
उन्हें तस्लीम करेगी या नहीं? बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली करेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पहली बात मैं आपको बताती चलूं कि देखिए नवाज शरीफ साहब बहैसियत एक क्योंकि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, आपने कहा इसलिए वो गए हैं। बहरहाल उनकी जमात तो पार्लियामेंट में मौजूद है और किसी ने उनको नहीं रोका कि वो कोई बाय इलेक्शन ये उनका हक है जी, उनका सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये उनका फंडामेंटल राइट है। एक तो दो नुमाइंदे हो गए नवाज लीग के यहाँ पर, सुने तो सही मुबश्शर, फंडामेंटल राइट है उनका। अरे आप बड़े किसी के भाई, फंडामेंटल राइट को तो नहीं चैलेंज कर सकते। मुझे अगर आप कंप्लीट करने दे तो शायद आप ये सवाल ना उठाएं मुझसे। मैं कह रही हूँ कि इस तरह तो मैं भी बड़े ऑब्जेक्शन उठाऊं कि शुरुआत में इस प्रोग्राम के जो रिमार्क्स गए ऐवान सदर तक, जो रिमार्क्स आए हुसैन हक्कानी पे, मैं उसमें भी ऑब्जेक्ट करना चाहूंगी। फिर देखिए, लेट्स नॉट बी जजमेंटल सर, लेट्स नॉट बी जजमेंटल। नहीं, मुल्क की सालमियत, अगर मुल्क की सालमियत में कोई सौदा करता है तो उसे आर्टिकल 6 में फांसी चढ़ा दें, मेरा भी ये मौकफ है। लेकिन सुन तो लें, थोड़ा पेशेंस। मुझे पता है आप लंदन की ठंडी हवाएं खा रहे हैं, लेकिन जरा सुन लें, इतने गर्म ना हो। बात ये है, ठंडी हवाएं जरूर खा रहा हूं, लेकिन आपकी देखिए बात ये है मुबश्शर साहब कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सादर फरमाया कि कमीशन बन जाए, उसका उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर भी बैठा दिया। हुसैन हक्कानी साहब को ईसीएल पे भी नाम डालने के लिए कहते ठीक है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू इट। वाई? ठीक है, आपको कौमी सलामती की जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस पे जो रजा रब्बानी साहब को लगाए, उस पे आपको एतबार नहीं है, ऑब्जेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, कौमी सलामती, फिर अदलिया और हुकूमत में तनाव की सूरत-ए-हाल नहीं पैदा होगी। देखिए बन गई ना, पैरेलल बनेगा ना। लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बन गए, आप रजा रब्बानी साहब की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। प्लीज बेसिक सवाल है, वो ये है कि हुसैन हक्कानी की जो अहलियां हैं फराह नाज इस्फहानी, वो एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट और बड़ी वाइड रेंजिंग उनकी पावर्स है। क्या फौरी तौर पे उनको भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए ताकि वो किसी तरह से जो कमीशन, पार्लिमानी कमीशन है, उसकी तहकीकात में वो असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि एज एन एडवाइजर वो काफी अहम तरीके से असरअंदाज हो सके। देखें मुबश्शिर साहब, मैं उनकी अहलिया की तो बात नहीं करता, लेकिन बात यह कि चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुसैन हक्कानी साहब ने रिजाइन क्यों दिया, उन्हें इसमें तशवीश है। और बात यह है कि चूंकि उनका एक पस मंजर रहा है हुसैन हक्कानी साहब का, और मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हुसैन हक्कानी साहब भी वादा मुआफ गवाह बनेंगे। देखिए एक सेकंड गनी साहब, शर्मिला फारूकी, इसमें एक बड़ी अहम बात आ रही है, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि हुसैन हक्कानी साहब ने जो रेजिग्नेशन लेटर दिया था वो कंडीशनल था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई एविडेंस पाया जाता है तो आप इसी खत को मेरा इस्तीफा समझ के मंजूर कर लें। अब जब ऐवान सदर ने या वजीर आजम पाकिस्तान ने उनके उस इस्तीफे को मंजूर किया तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई एविडेंस है, वरना वो अपने सफीर को बली का बकरा क्यों बनाते? इस्तीफे का कोई जवाब नहीं। एक सेकंड प्लीज, जरा तहम्मुल से दो जो जुमले मैंने कहने वो सुन ले। पहली बात तो ये, उन्होंने कोई कंडीशनल इस्तीफा नहीं दिया था, उनसे एक इस्तीफा मांगा गया, अनकंडीशनली उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी बात देखिए, इस मुल्क में जिस पे इल्जाम लगता है, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जी वो इस्तीफा दे दें, अपने ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो उससे बरी हो जाए, फिर वापस अपने ओहदे पे आ जाएं। ये हम बैठ के आप लोगों से, मीडिया से बारहा सुनते रहे हैं। अब जब किसी ने इस्तीफा दे दिया तो उस पर भी एतराज है। अब फराह नाज इस्फहानी पे बात आ रही है कि जी वो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब अगर वो भी इस्तीफा दे दें, आप कहेंगे जी वो भी गिल्टी हैं। आपने तो एक शख्स ने अगर इस्तीफा दिया तो आपने उसको गिल्टी करार दे दिया, जो नहीं दे रही उसको आप कह रहे हो गिल्टी है। खुदा के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा अनबायस्ड होके सोचें। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आपको पार्लियामान पे एतबार नहीं, ये आपकी मर्जी, आपको रजा रब्बानी पे एतबार नहीं, आपकी मर्जी, आपको ऐवान सदर पे एतबार नहीं, आपकी मर्जी, ये आपका राइट है। आप सिद्दीकुल फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। बराए मेहरबानी, मेरा सिर्फ गनी साहब, मेरा सिर्फ ये मौकिफ है कि देखिए हम यहाँ बैठ के जो स्पेकुलेट कर रहे हैं और हम पहुंच गए न जाने कहां तक हुसैन हक्कानी के कैरेक्टर पे, मंसूर एजाज के कैरेक्टर पे कोई बात इस प्रोग्राम में हुई नहीं। जबकि हर कोई जानता है ये अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने जब पार्लियामेंट पे अदम एतमाद कर दिया, हुकूमत पे अदम एतमाद कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक नई सूरत हाल भी पाकिस्तान में है कि नेटो हमले के बाद
पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज से यकजहती का इजहार करते हुए सड़कों पे निकले हुए हैं। दोनों बड़ी पार्टीज कहाँ हैं? इस सारी सूरत में दोनों बड़ी पार्टीज कहाँ हैं? मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आपने जो सवाल उठाया है, अवाम भी निकले हैं, हमने भी ये कहा है कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों और एजेंसियों के साथ हैं जहां तक गैर मुल्की मुदाखलत का या गैर मुल्की डिक्टेशन का ताल्लुक है। और उसके साथ आप सुन लीजिए, उसके साथ ही हम गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। शर्मिला फारूकी साहबा जब ये कहती हैं एक सवाल के जवाब में, शर्मिला फारूकी साहबा जब ये कहती हैं सवाल के जवाब में कि हम इस कमीशन की सिफारिशात पर अमल करेंगे, तो मैं समझता हूं ये बात खत्म हो जाती है। रह गई ये बात कि नेटो का हमला बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी राय में ये समझता हूं कि ये जो मेमो के अंदर 6 मंदरजात हैं बड़े खतरनाक, नेटो का हमला एक टेस्ट केस था, टेस्ट था कि वो बराह मुसल्लह अफवाज पर हमला करें। ये बात सुन फारूक साहब, मेरी एक अर्ज सुन लें। सदीकुल फारूक साहब, मेरी एक अर्ज सुन लें। मैं आपके मुकाबले में उतना मैं जहन नहीं रखता, मेरा वो तज्जिया नहीं हो सकता जो आपका। आप एक सियासी वर्कर हैं, लेकिन मैं यहाँ लंदन में जब लोगों से मैं मिला हूँ और अमेरिका जाने से पहले, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये मेमो का वाकया ना सच्चा होता तो ये नेटो का हमला भी नहीं होना था। ये दोनों लिंक हैं। मैं यही कहने लगा हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, और जरा इसे थोड़ा सा तहम्मुल से सुने, कि नेटो का जो हमला है बराह रास्त मुसल्लह अफवाज पर, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पर, उसका मेमो से इस तरह रिलेशनशिप है कि उन्होंने समझा कि अगर इतना इसका रद्द अमल ना हुआ, लूक वाम हुआ, तो फिर वो 6 के 6 पेशकशें जो यहां से मुबैना तौर पर हुई वो मनवा लेंगे। फारूक साहब, पाकिस्तान के अवाम ने तो अपना वजन अपनी फौज के साथ डाल दिया। तो गनी साहब, इसका मतलब मेमो स्कैंडल और नेटो आपस में हमारे लिए इम्तिहान है। ब्रेक के बाद खुशामदीद शर्मिला साहब। एक चीज मैं कहना चाह रही थी कि अभी ये बात हुई कि नेटो स्ट्राइक के बाद हमने बड़ा ल्यूकवार्म रिस्पांस आया पाकिस्तान की तरफ से। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा कि अगर सर मेरी बात तो सुनिए सिद्दीकुल फारूक, लेकिन मेरी बात आप सुन लें। अरे भाई मुझे बात तो करने दें। मैंने लूकवार्म नहीं कहा, मैं आपकी बात ही नहीं कर रही, मैं आपकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो आपको कह ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ जो ये बात यहाँ से आ रही है, जो मुबशर ने भी कही कि बात वो उस किस्म का, उन्होंने कहा कि जी एक रिस्पांस नहीं आया पाकिस्तान की तरफ। देखिए आप डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे गए, आप शमसी एयरबेस आप खाली करवा रहे हैं, आपने हर जगह एहतजाज किया, आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का लिखा है। देखिए बात ये है, सिर्फ आप हुकूमत पे हर चीज क्यों डालते हैं? प्लीज ठीक कह रही हैं, हुकूमत ने तर्ज अमल जो दिखाया है वो बहुत बेहतर है, लेकिन एक बहुत बड़ा तजाद है मेमो स्कैंडल में और मौजूदा हुकूमती तर्ज अमल में एक बहुत बड़ा तजाद खड़ा है। देखिए शाज़िया बीबी, आप प्रोग्राम कंडक्ट करें, लेट्स बी कंप्लीट। मैं सब लोगों की बातें इन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। मैं सब लोगों की बातें बड़ी तहम्मुल से सुन रही हूं। और नेटो का हमला, इस पे हुकूमती तर्ज अमल में बहुत बड़ा तजाद मौजूद है। शर्मिला फारूकी साहिबा, जरा एक सेकंड आप तहम्मुल से मेरी बात सुन लें। पहली बात यह है कि क्या इन्होंने वजारत खारजा ने यूएई के सफीर को बुला के एहतजाज किया है कि तुमने शमसी एयरबेस हमने तुमको दिया हुआ था, तुमने आगे से उसको किराए पे दे दिया, सबलेट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये भी साबित हो गया कि शमसी एयरबेस से उड़ने वाले ड्रोन हमले जो हैं वो हजारों पाकिस्तानियों की शहादत का डायरेक्ट नतीजा बने हैं। क्या हुकूमत उनकी शहादतों के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और कातिलों को सामने लाने का और अपने कानून के मुताबिक ट्राई करने का वो कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल है हुकूमत सारी काम जो कर रही है वो ऑप्टिक्स के लिए कर रही है, दिखाने के लिए कर रही है, सिंसेरिटी से नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही। ओके एक सेकंड, देखिए बात ये शाज़िया, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट माय आंसर। देखो बीच में आप लोग काट के 4 सवाल और कर लेते। बात ये है, देखिए डिफेंस कैबिनेट कमेटी के अंदर कौन बैठता है? आपके हुकूमती नुमाइंदे बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI, ठीक है। आप जब ट्रोइका बैठता है तो कौन बैठता है? आप क्या समझते हैं कि ये सारे फैसले जो हैं ये बगैर फौज से मुशावरत के बगैर हो रहे हैं? ये सिर्फ हुकूमत कर रही है और फौज बैठ के आंखें मीच कबूतर की तरह देख रही है और उनका कोई इनपुट नहीं है? बीबी ये सारे फैसले मुश्तरका तौर पे हो रहे हैं। जितना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हम जा रहे हैं, जितनी हम बातचीत कर रहे हैं, जो भी चीजें मांग रहे हैं, ये सब एक मुशावरत के तहत हो रहे हैं। आप हर चीज हुकूमत पे क्यों डाल देते हैं? प्रोग्राम जिम्मेदार है तो उसके साथ साथ आपकी फौज भी जिम्मेदार है। हुकूमत जिम्मेदार भी है, जवाबदेह भी है। साहब की पहले बात सुनिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने एक क्लोजिंग रिमार्क देना है और मैं उससे पहले मैं सिर्फ कामरान शेख साहब से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं इस वक्त, कि कामरान शेख साहब इस अदालती कमीशन से जो भी सामने आएगा वो तो
पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम को मंजूर होगा, चाहे हुकूमत में कोई उसको मंजूर करे या ना करे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ अंदरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेंगे लोगों का, बल्कि बैरून मुल्क यानी हमारे जो गिरा हुआ वक़ार है, खोया हुआ वक़ार है, वो कदरे बहाल हो सकेगा? यकीनन सुप्रीम कोर्ट का कद पहले से और बुलंद होता जा रहा है, और ये कॉन्फिडेंस रिपोज करना नवाज शरीफ साहब का, ये इस बात की दलील है। लेकिन मेरा एक सवाल है सदीकुल फारूक साहब से, बड़ा छोटा सा, कि जनाब ये बताएं कि जिस पार्लियामेंट को आप तस्लीम नहीं करते उसमें आप इस्तीफे क्यों नहीं पेश कर देते, उससे अपने आप को डिसएसोसिएट क्यों नहीं कर देते? जी सदीकुल फारूक साहब, अच्छा सवाल है, जी मुख्तसर जवाब दीजिए। मुख्तसर पार्लियामेंट को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी मेजॉरिटी बनाई हुई है उन्होंने पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल दरामद को रोका है। मैंने सिर्फ एक बात कहनी है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे देने का मतलब है कि पूरे सिस्टम को गिराना, और इस बात पे मियां नवाज शरीफ साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। काबिल तहसीन है कि वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा बनने पे भी मजबूर हैं जो उनकी हर चीज को अपने जूते की नोक पे रखे हुए, हर इल्जाम को या हर यानी उनकी रिक्वेस्ट को। ऐसी सूरत में उनका सुप्रीम कोर्ट में ही जाना बनता था, और सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ये फैसला है, मुझे नहीं पता इसका क्या नतीजा आता है, वो तो फैसला उन्होंने करना है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे ना सिर्फ यानी उन पे यकीन करना है, बल्कि उन पे अमल दरामद करना और करवाना वो हम सबका कानूनी और आईनी फर्ज है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने सिर्फ एक फिक्र कहना है कि बात यह कि अगर मेमो स्कैंडल की तहकीकात ना हुई और इसके ज़िम्मेदारान तक हम ना पहुंचे तो कौमी सलामती के हवाले से खतरात पाकिस्तान पर हमेशा मंडलाते हैं। और शायद ये अगर मामला पार्लियामेंट में हल हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़ती। हमारे सियासतदान पार्लियामेंट से मायूस होकर शायद अदालतों की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक मिनट अगर क्योंकि क्लोजिंग है और शर्मिला फारूकी से क्लोजिंग रिमार्क ले लें, बहरहाल हुकूमत की स्पोक्स पर्सन है। जी शर्मिला, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप मुझे 5 सेकंड और दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब का ये राइट था बहैसियत एक पाकिस्तानी के कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तो बेशक हमें कोई एतराज नहीं है, ना हमने पहले एतराज किया ना अब एतराज करते हैं। लेकिन जहां तक पार्लियामान की बालादस्ती की बात है, जैसी भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो कमेटी है उस पर एतबार किए बगैर उसको रद्द किया आपने और आप सुप्रीम कोर्ट गए। बहरहाल आपकी मर्जी, आप यही समझते हैं, एक तरफ पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, दूसरा आप उसको बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब 2 कमेटियां बैठेंगी, 2 इंक्वायरियां होंगी। अब जो भी 2 इंक्वायरियां होंगी उनका जो रिजल्ट अदालत में और सुप्रीम हुकूमत में तनाव किस हद तक पैदा होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन बनाया और जो पार्लियामेंट बनाया, आप देख लेते हैं उसका नतीजा।